शक्ति स्वरूपा के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर निधि से। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स को हम सभी लोगों के द्वारा ही, और सभी ने कहा भी है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। तो शक्ति स्वरूपा में हम लोग हमारे साथ डॉक्टर निधि हैं, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, हम लोग सबसे पहले अगर जानना चाहेंगे तो आपका वो बचपन का दौर जो कुछ अलग रहता है, सभी लोगों के लिए उसका बचपन जो है बहुत अलग रहता है। किसी के लिए बहुत टफ रहता है, किसी के लिए बहुत आसान रहता है, या फिर किसी के लिए बहुत नॉर्मल रहता है। मैम, आपका वो लाइफ कैसा था, वो पूरा बचपन की कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? देखिए, मेरा बचपन, मैं काफ़ी लकी थी। मेरा बचपन काफ़ी अच्छा था। माँ पापा शुरू से ही चाहते थे कि उनकी लड़की हो, जो कि उस ज़माने में तो और बड़ी बात थी कि शुरू से ही उनको था कि उनकी लड़कियां पैदा हों। तो जब हम लोग पैदा हुए तो काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया। बचपन में मेरा नंबर तीसरा था, मैं तीसरी लड़की थी। तो मैं एक्चुअली लड़की की तरह थी कुछ ज़्यादा ही। तो पेड़ पे चढ़ जाना, उस समय तो बड़े बड़े घर होते थे, पेड़ होते थे, आम के पेड़, अमरूद के पेड़। तो बाकी मेरी बहनें तो उतनी नहीं थी, बट मेरा ज़्यादा समय छत पे दौड़ना, छत से दूसरे तल्ले पे कूदना और पेड़ पे चढ़ जाना, इस तरह से पूरा बीता है। तो एक वर्ड कहते हैं लोग, टॉम बॉय, है ना, तो मुझे टॉम बॉय बोला जाता था कि ये तो बस लड़के की तरह है। तो उस तरह से बीता। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत उस तरह से हमें काफ़ी बचपन से ही काफ़ी बढ़ावा दिया गया और शुरू से ही सिखाया गया कि लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी सिर्फ शादी की जानी है, तुम्हें आगे बढ़ के कुछ करना है, अपना नाम करो, काम करो, अपने हस्बैंड का हाथ बटाओ। ऐसा नहीं हो कि शादी करके उसके ऊपर तुम बस घर का देख रहे हो। तो वो माँ बाप का ही ये है कि उनकी वजह से आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं। तो वो अच्छा रहा, काफ़ी बचपन में वैसे दिक्कत नहीं हुई। मेरे पापा का एक ट्रांसफरेबल जॉब था, तो उससे अच्छा ये रहा कि हम लोग कभी एक जगह नहीं रहे, तो अलग अलग जगह पे दूसरे प्रदेश के लोगों से मिलते रहे। तो एक ओवरऑल इंडिया का पूरा एक्सपोजर अच्छा रहा। तो वो भी बहुत अच्छी बात थी। मैम, ऐसा आपने कहा ट्रांसफरेबल जो जॉब था फादर का था, सबसे अच्छा जगह आपको कौन सा लगा उस बचपन के दौर में, जहाँ पर आप चाहेंगे कि एक बार फिर से बचपन में लौटे और वहाँ पे ज़रूर हम वापस जाएं? वो तो मैं क्या कहूँ, दादा और नाना का घर चाहे उसमें जो भी कहिए, बड़े बड़े घर और पूरी छूट, तो उसमें सबसे मज़ा आता था। अदरवाइज तो वो दोनों जगह पे मैं फिर से जाना चाहूँगी जहाँ मेरे दादा नाना सब हों और फिर से एक बच्चे की तरह मैं उनके साथ कुछ समय बिता सकें। मैम, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप कई सारी जगह पर रही हैं, सबसे अच्छा जगह आपको कौन सा लगा था वो बचपन में? क्या मुझे ये जगह बहुत पसंद आया था, आप वहाँ से वापस कहीं और नहीं जाना चाहती थी, ऐसा कोई जगह आपको याद हो? नहीं, वैसा नहीं था। मुझे सारी जगह पसंद थी, हर जगह का अपना ये रहता है। लकीली पापा का ट्रांसफ़र भी हमारा अच्छी जगह पे ही होता था जहाँ पे सारी सुविधाएं रहती थी। तो पर मुझे जमशेदपुर में हम लोगों ने काफ़ी समय बिताया है स्कूल में। तो जमशेदपुर बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो प्लान्ड सिटी कहा जाता है, इंडिया का वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज़। तो वो जगह मुझे बहुत पसंद है। जमशेदपुर जाके अभी भी अच्छा लगता है। बट हाँ, उसके बाद भी हम बॉम्बे में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं। सारी जगहों का अपना अपना ये है। और अभी तो रांची में रह रहे हैं, तो रांची मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बहुत सारी जगहें पसंद आई हैं। अब मैम, अगर हम लोग स्कूल और कॉलेजेस के टाइम की अगर बात करते हैं, तो मैम वो स्कूल की कहानियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो, जो चाहती हैं कि हाँ आज भी अगर वो फ्रेंड सर्कल मिल जाए तो हम लोग वो लाइफ जी सके स्कूल के, ऐसे कुछ कहानी? हम लोग एक्चुअली टच में है। अब तो दुनिया छोटी हो गई है, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो उसकी कारण से एक्चुअली हम लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा है। आई एम 50+। सो जब हम लोग छोटे थे उस समय इंटरनेट भी नहीं था, तो उस समय हम अपने दोस्तों से बहुत दूर हो गए थे। फिर इंटरनेट आया, उसके बाद व्हाट्सएप आया, तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि हम फिर से कनेक्ट हो गए। तो अभी तो एक तरह से हम लोग सब सहेलियाँ एक्चुअली मिलते रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया है अब। और अभी के जनरेशन
के मुकाबले हम लोगों ने वो भी समय देखा जब हम किसी के टच में नहीं थे। तो नए दोस्त बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। स्कूल के दोस्तों के साथ आप कुछ भी कह सकते हैं। वो भले ही हमारा एक दोस्त है, वो कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जन है, बट हम उसको कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं बोलते हैं। उसका नाम है राहुल चंदोला, हम उसे चंदू चंदू बोलते हैं। तो वो जो आपस की दोस्ती है, जो आप कुछ भी कह सकते हो बिना ये सोचे कि ये सामने वाला बुरा मान जाएगा, हमें इनसे कैसे मिलना है, वो नहीं। आप कभी भी जा सकते हैं, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। आपने भले ही महीनों से उनसे बात नहीं की है, लेकिन आप एक फ़ोन कॉल करते हैं और वो आपके लिए मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों के साथ अभी भी बरकरार हैं। ऐसे भी कहते हैं कि स्कूल टाइम जो है वो गोल्डन टाइम होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि स्कूल की जो दोस्ती रहती है वो प्योर रहती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। ये सभी कहीं ना कहीं किसी मोटिव या फिर किसी न किसी वजह से बनते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ वाले प्योर रहता है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे मैम, तो स्कूल टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या पसंद था, या कोई मूवीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखना पसंद है, या कॉमिक ज़्यादा पसंद आती थी? पहले तो हम लोग कॉमिक ही पढ़ पाते थे, खाली एक दूरदर्शन था तो टीवी तो थी नहीं। अभी तो टीवी पे हम बात कर रहे हैं न्यूज़ 11 पे, लेकिन पहले तो कुछ नहीं था। हम लोग के समय पे तो दूरदर्शन आया था, तो उस समय तो हमको कृषि दर्शन भी अच्छा लगता था। एक प्रोग्राम होता था किसानों के लिए, उसको भी बैठ के देखते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे कलर टीवी आया, तो कलर टीवी में जो वॉल्ट डिज्नी के कार्टून होते थे वो हम लोग देखा करते थे। बाद में थोड़े बड़े हुए तो शाहरुख खान की फौजी आती थी, इसको हम लोग बहुत देखते थे। उस समय हम लोग स्कूल में थे। तो बेसिकली हम लोगों के समय पेरेंट्स थोड़े टाइट भी रहते थे। वो ना टीवी भी देखने नहीं देते थे। उनका था कि भाई ज़िंदगी में तुम्हें कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई करो। और बस एक चित्रहार करके प्रोग्राम आता था गानों का, आधे घंटे के लिए बॉलीवुड के गाने होते थे उसमें। तो उसको हम लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वही एक मौका रहता था जब हम क्योंकि उस समय मल्टीप्लेक्सेस भी नहीं थे और हर जगह पे अच्छे सिनेमा हॉल्स भी नहीं थे। जो अभी हम लोगों को एसी की आदत है, पॉपकॉर्न नाचोस वगैरह की आदत है, उस समय कुछ नहीं मिलता था। तो उस समय चित्रहार देखना बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद खैर फिर तो अब जब केबल टीवी आया, और मतलब आप कह सकते हो कि मैंने तो पूरा इतिहास बदलते देखा है। आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स पे सारा और एप्पल टीवी पे सब सीरीज देखते हैं। मैम, अगर हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका वो कॉलेज लाइफ, क्योंकि 12th या फिर अगर हम लोग कहें 10th के बाद हम सभी लोगों को तय करना पड़ता है कि आखिर हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या हम कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस लेकर के बढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स लेकर के बढ़ना चाहते हैं। मैम, वो उस टाइम में आप क्या सोचे थे कि हाँ मुझे साइंस लेकर के डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मुझे साइंस बहुत पसंद था शुरू से, बिकॉज साइंस बहुत लॉजिकल होता है। लॉजिकल मतलब उसमें जो चीज़ है 1+1 मैथ्स की तरह 2 ही होगा, है ना। और हर चीज़ के पीछे एक कारण है, और अगर आप कारण जानते हैं तो फिर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे साइंस शुरू से पसंद था। साइंटिफिक चीज़ की मुझे काफ़ी ये थी कि भाई फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें था वो पढ़ना, क्योंकि उसने मेरा दिमाग खोल देता था कि आफ्टर ऑल ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। तो वो था, इसीलिए मैंने साइंस ही लिया। उस समय तक डॉक्टर बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं आगे चल के कुछ करूँगी, क्या करूँगी वो मुझे उस समय तक भी नहीं पता था। बट इसको डॉक्टर बनने की प्रेरणा एक्चुअली मुझे डॉक्टर से ही मिली, है ना। तो मेरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं था सिवाय मेरे नाना के, है ना। तो जब मैं करीब स्कूल में ही थी तो मेरे नाना बीमार पड़ गए थे, और वो इंग्लैंड गए थे अपने ज़माने में। वो गए थे वो पानी का जहाज़ पे गए थे उस समय, तो ना मतलब 1940s की बात है। वो गए थे और उनके साथ जब हम लोगों को एक बच्चे की तरह वहाँ बैठ कर के, वो बीमार थे तो साथ में उनके साथ हम लोग बैठ कर के बात करते थे, उनका समय अच्छा बीते उसके लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानियाँ सुनाई थी कि वो वर्ल्ड वॉर के समय वहाँ थे और कैसे उन्होंने वहाँ पे नया नया टेक्निक सीखा, और वो वहाँ से सीख करके वापस आए। और उन्होंने इंडिया में पटना में पहली बार उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून जो आजकल हम लोग बहुत आसानी से चढ़ा देते हैं, वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी पहले। तो उन्होंने शुरुआत की थी,
और उन्हें अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई थी। तो उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर में शायद ये भावना जगी कि मैं भी उनकी तरह कुछ करूं। यानी कहा जा सकता है कि काफ़ी एंड मोमेंट पे जो एक प्रेरणा मिली, साइंस पसंद था और कहीं ना कहीं वो पसंद जो है वो स्ट्रीम दे दिया और फिर आपको जो प्रेरणा मिली वो उस सपने को आप लेकर के आगे बढ़ पाई। मैम अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो वो MBBS की तैयारी जो पूरी करनी पड़ती है उस दौरान लोगों का रहता है कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मैम वो आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? क्या आप भी सिर्फ पढ़ाई करती थी या फिर घूमना फिरना सारा एंजॉय करती थी? देखिए बहुत क्लियर है, एक अंग्रेजी कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका दिमाग डल हो जाता है, बुद्धि भी आपकी थोड़ी सी ना भोथड़ हो जाती है, जो हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वैसा कभी नहीं था, मेरे साथ अभी भी वैसा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट एक इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं उसके जीवन के, आपको सब करना चाहिए, लेकिन हाँ प्रायोरिटी क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं पढ़ाई करती थी डेली, लेकिन मेरा रोज़ का खेलना कूदना भी हमेशा बरकरार रहता था। हाँ, टीवी बहुत देखना, दोस्तों के साथ बहुत घंटे घंटे बैठ के गप्पे मारना, वो जब पढ़ाई हो रही थी तो उस समय काफ़ी कम हो जाता था वो। बट बाकी सारे दोस्त भी उसी तरह के थे, तो उनका भी वही था कि भाई अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिल लिया, कैसे हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन भर देते थे, पर बैठ के परेशान कभी नहीं होते थे। और कभी ये टेंशन नहीं लेते थे कि अगर हम खेलते रहेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हमारा रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट पे कंट्रोल किसी का नहीं होता। आप अपनी मेहनत कर सकते हो, आप मेहनत करते हो सच्चे दिल से, लेकिन अगर आप खेलोगे तो ये तो अब तो रिसर्च में भी आ गया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी तरह से खेल रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, आप कहीं ज़्यादा अच्छा समझ पाते हो। मैम MBBS के बाद फिर जब डॉक्टर का वो पहला प्लेसमेंट जब मिलता है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस शेयर जरूर करता है। उस समय टेंशन होता है कहाँ जाएंगे, क्या कैसे करना है, वो पहला जो ट्रेनिंग सेशन का जो समय रहता है कि अच्छा मुझे अंडर में काम करना है। मैम वो एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करें। घुसते के साथ आपकी आंखें खुल जाती हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि MBBS में घुसने के लिए पढ़ना होता है, वो ना MBBS में जो आप घुसने के लिए पढ़ रहे हो वो शुरुआत है, वहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू होती है। तो सबसे बड़ा तो धक्का लगता है जब आप MBBS में घुसते हो और आपको समझ में आता है कि आपने जो पिछले 1 साल पढ़ाई करके अभी एंट्रेंस लिया है, इसका दुगना पढ़ना है आपको। तो एक तो वो आंखें खुलती हैं। उसके बाद जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो आप इसके ऊपर टीवी में बहुत और मूवीज में बनता भी है कि आप एक्चुअली ह्यूमन बॉडी रहती है जिसको आप डिसेक्ट करते हो, तो वो ना हर एक बच्चे के मन पे थोड़ा तो अजीब लगता है कि जब आप डेड बॉडीज पे काम करते हो, लेकिन वो भी है कि आप उससे भी फिर सीखना है का सोचते हो कि भाई ये लोगों ने अपनी शरीर दिया हमको सीखने के लिए, तो एक तो वो है। फिर उसके बाद हमेशा सीनियर्स का डर लगा रहता है कि हम फेल कर जाएंगे, हम पहला ईयर पास नहीं करेंगे, फिर वो किसी तरह से पढ़ते पढ़ते। और हम लोग थे BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहीं पे BHU के IT वाले लोग भी थे जो हमारे दोस्त थे, वो दिन भर मस्ती करते थे, रात भर मस्ती करते थे और हमें बताते थे हम तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं और तुम लोग दिन भर पढ़ते रहते हो, ऐसी क्या है तुम्हारी पढ़ाई। तुमने कहा देखो हम जीवन से खेलते हैं, हम नहीं कर सकते इसमें ये। तो बेसिकली ये डिफरेंस, और उस समय काफ़ी कोफ्त भी होती थी कि ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं लोग, हम लोग दिन भर पढ़ रहे हैं। बट देन आप समझ में आता है कि क्यों इतनी पढ़ाई थी, क्योंकि आप किसी के जीवन से आपको उसको ठीक करना है। मैम अगर आप लोग मैं वही जानना चाहूँगी कि मैम आपका वो जब आपने पहली सर्जरी की तरफ बढ़े थे, वो पहला आप जैसा आपने कहा कि स्टिचिंग जो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, पहली बार मैम जब आप उस तरीके से काम कर रही थी आपके मन में क्या चल रहा था मैम? उस समय डर लग रहा था या फिर क्या, वो फीलिंग क्या थी मैम, वो एक्सपीरियंस? हाँ, वो डर तो हमेशा ही लगता, अभी भी लगता है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने जा रहे हो ना, तो आपको शुरू में थोड़ा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हम लोग के लिए जैसे जैसे हम और सीनियर होते जाते हैं, हम सिंपल ऑपरेशंस तो हम ऐसे ही कर लेंगे नींद में टाइप, लेकिन हमेशा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो ये समझ में उस समय तो खैर पहली बार जब कर रहे थे तो मुझे याद है पहली बार पेशेंट का खून लेना सबसे ज़्यादा डर मुझे उसमें लगा था, क्योंकि ये जो नसें होती हैं उसमें जाके लेना होता है। आजकल तो लैब टेक्नीशियंस ले लेते हैं, बट हम लोगों के समय पे हमें सिखाया जाता है, सारे डॉक्टर्स को सिखाया जाता है, तो वो काफ़ी डर लगता है कि ये हाथ हिला देगा, हम सही जगह जाएंगे कि नहीं, नस को फाड़ के नीडल ना निकल जाए।
तो डर लग रहा होता है, बट वो भी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर का मत सोचो, जो काम है उसका आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए और आपको बस वही स्टेप्स फॉलो करना है। और अगर आप उस तरह से करेंगे तो वो एक्चुअली रिजल्ट सही आता है। और अगर आप डरने लगोगे, पैनिक होने लगोगे कैसे होगा, तो वही ट्रेनिंग है डॉक्टर्स की, रात भर जगने की ट्रेनिंग है, जगह जगह नींद की कमी में भी काम करने की, सही काम करने की ट्रेनिंग है, बट डर अभी भी लगता है। और मैम डर लगा रहता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मैम गायनाइक हैं आप, और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो 9 महीने का जो पूरा टेन्योर होता है एक महिला का, उसके अलग अलग फेजेस को आप लोग फेस करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो हमें एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपको अभी उस वक्त तो इरिटेट कर रहा था लेकिन आज सोचने पर हंसी आती है, ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं नहीं, उस समय हम लोग को इरिटेट नहीं होना सिखाया जाता है सच में। जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम में सिचुएशंस भी डिस्क्राइब करते हैं जो एग्जामिनी होते हैं, तो कई बार वो ऐसे सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो आप कैसे हैंडल करोगे पेशेंट को, कैसे समझाओगे। तो हम लोगों को ट्रेनिंग रहती है, समझना होता है कि नहीं उस सिचुएशन में वो बंदा अगर गुस्सा रहा था तो वो उसका दुख अंदर से निकल रहा था, और हमको इरिटेट नहीं होना है, हमको गुस्सा नहीं होना है, हमको उसकी बात सुननी है, क्योंकि उसको तो अंदर से जो दुख है निकालेगा, है ना। तो एक्चुअली उस समय इरिटेट और बाद में हंसी, वैसा वाला फेज़ तो हम लोग का कोई कभी नहीं होता है। हम लोग अपनी बेवकूफ़ी पे, खुद की बेवकूफ़ी पे कई बार हंसते हैं, कई बार हम लोगों से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और हम आप लोग आपस में हंसते रहते हैं। मैम अगर हम लोग अभी फ़िलहाल अगर बात करेंगे तो कई ऐसे भी केसेस पूरे इस प्रेगनेंसी पीरियड में आपके पास ज़रूर आते होंगे जो शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तब आप पेशेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे उनको बताती हैं कि नहीं हम हैं, हम सब ठीक कर देंगे? नहीं देखिए, वही है, ये फिर साइंस है ना। और किसी भी पेशेंट में हम लोग के पास कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स ही ज़्यादा आते हैं, मेरे पास खास करके। और उस समय बहुत सेटिस्फैक्शन होता है जब आप उसका सब कुछ ठीक कर दिए। मुझे याद आता है रांची की ही बात, मुझे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, हमारी एक पेशेंट थी जिनके बच्चे बार बार ख़राब हो जा रहे थे, तो वो आई थी मुझे दिखाने। उनका शायद वो तीसरा या चौथा बच्चा था, पहले कोई बच्चा नहीं बचा था। तो उनकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता था, ये कभी डायग्नोसिस ही नहीं हुई थी। मुझे शक हुआ था, बट मैंने उनको कहा था कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते रहेंगे, बट वो जिस दिन आई उस दिन मुंह काफ़ी हद तक खुल गया था और वो बच्चे की थैली बाहर आ रही थी। तो उस दिन मुझे याद है कि मैंने इमरजेंसी में उनको ले करके ऑपरेशन थिएटर में उस बच्चे को वापस बच्चेदानी में डाला था और वहाँ स्टिच लगाया था। उसको कहते हैं इमरजेंसी सर्कलाज, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझिए कि थैली बाहर आ रही है, मुंह खुल रहा है और आप उस थैली को अंदर करके स्टिच लगा रहे हैं, है ना। तो वो मुझे काफ़ी याद है अभी भी, क्योंकि मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये थैली फट गई, ये बच्चा बाहर आ गया, और उस बच्चे की हाथ भी मेरे हाथ से सटा था थैली के पीछे से। बट भगवान की कृपा थी कि वो बच्चा बच गया और फिर 9 महीने पे उसकी डिलीवरी हुई, हमारे ही अंडर में हुई, और माता पिता ने उस बच्चे का नाम निधि रखा। तो उस तरह के केसेस जब आप हैंडल करते हो तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे मैं लगता है कि आपने इस दुनिया में आगे कुछ किया। कई सारी नई टेक्निक्स भी आई आपने जब ट्रेनिंग ली होगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक नई टेक्नोलॉजीज लगातार आ रही हैं। जो महिलाएं पहले प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती थी, अब उनके लिए IVF भी आया हुआ है। और उन सारे लोगों को समझाना, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कुछ चाहते हैं कि हम नेचुरली कंसीव करें, बहुत सारे लोग IVF नहीं समझ पाते थे। मैम कैसे उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ लेकर के और बच्चों, उन सभी पेरेंट्स को आज आप सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैं कहीं ना कहीं मेरे नाना की प्रेरणा है। वो भी बाहर इंग्लैंड से सीख के आए थे, तो मैं भी इंग्लैंड में थी बहुत साल। मैंने MBBS किया, MD किया, मैंने बॉम्बे में काम किया, फिर मैं इंग्लैंड गई थी, वहाँ मैंने बहुत साल काम किया। फिर वापस आकर के वही मेरी कोशिश थी कि यहाँ के लोगों को ये ना लगे कि भाई विदेश में क्या होता है, हमें वो नहीं मिल रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आप यहाँ ला सकते हो। तो एक तो वो होता है आप खुद हो, और दूसरी है आपकी टीम।
क्योंकि आप अकेले कुछ सब नहीं कर सकते, पूरी टीम आपको ट्रेन चाहिए। तो अभी भी मैं लगातार, और ज़्यादातर डॉक्टर्स आज के दिन में सब लोग नया नया सब सीख रहे हैं, और दुनिया क्योंकि छोटी हो गई है थैंक्स टू इंटरनेट, है ना। हम कहीं भी जाके कुछ भी सीख सकते हैं, फ़्लाइट लेके जाइए, सीख के आइए, यहाँ कीजिए। तो उस तरह की चीज़ें सब लोग कर पा रहे हैं, और इसीलिए आजकल ट्रीटमेंट की स्टैंडर्ड्स में कमी, मतलब बाहर, यहाँ पहले जब हम लोग आए थे तो लोग दिल्ली, बम्बई, वेलोर जाते रहते थे। अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है पिछले कई सालों से, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वहाँ हो रहे हैं, जो ट्रेन डॉक्टर यहाँ आ गए हैं, तो सब यहाँ हम लोग संभव करा पा रहे हैं। तो वो डॉक्टर का और उसके हॉस्पिटल का भी ये दायित्व है कि ये करें जा करके। तो हम लोग उसी तरह से कर पा रहे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सारे IVF भी यहाँ करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। हम अकेले नहीं करते, मेरे साथ डॉक्टर्स हैं जो सब ट्रेंड हैं, टीम है पूरी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी, जैसे ट्यूमर वगैरह का ऑपरेशन होता है पेट खोल के होता था पहले, आजकल दूरबीन से होता है कई सालों से, अब तो रोबोटिक्स भी आ गया है। तो उसको सीखना होता है, तो वो हम लोग सीख के आए हैं, हम लोग सीख के कर रहे हैं, और सीखते रहना होता है, क्योंकि फिर नया कुछ होगा तो अभी फिर जाके आप सीखो। और दुनिया भर में सबको पता है कि भाई सब लोग को सिखाने से अच्छा रहता है, तो उसी तरह से करके हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे IVF की हम लोग अगर चर्चा कर रहे हैं, तो मैम आप कपल्स को कैसे समझाते हैं? ये भी वही है, नेचुरली है, लेकिन बस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये चीज़ें मैम आप कैसे लोगों के बीच समझाती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को शायद आज भी नहीं समझ पाते हैं, उनका माइंडसेट आज भी उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया है। कैसे समझाती हैं मैम वैसे पेशेंट्स को? आपने कि IVF के चारों तरफ अभी भी बहुत एक शर्म की चीज़ें हैं। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि नहीं, आप पेपर में मत लिखिएगा कि मैंने IVF कराया है, क्योंकि लोग हमें बोलेंगे कि तुमने IVF कराया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि IVF तो उन्हीं लोगों में करना होता है जिनमें प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो IVF एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और बच्चा जो बच्चेदानी के बगल में ट्यूब में बनता, उसी बच्चे को हम बाहर बना रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये समझाना पेशेंट्स को हमारा काम भी है। दूसरी बात, जो पेशेंट्स जो सोचते हैं वो ये कि IVF हो जाने के बाद हमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो भी गलत है, वो भी मिथ है। IVF होने के बाद एक बार प्रेगनेंसी ठहर जाए तो आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह उसको ले सकते हो, और नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकते हो। यहाँ पे हम लोगों के हॉस्पिटल में मैं तो उतना डिलीवरी नहीं कराती हूँ, हमारे कॉलीग्स हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, वो लोग डिलीवरी वाला प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे वो लोग नॉर्मल डिलीवरीज भी करा रहे हैं IVF पेशेंट। मैम आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो IVF से रिलेटेड हो, जिसमें आपने किसी कपल को इसके बारे में समझाया हो और आज वो पेरेंट्स हों, ऐसी कोई कहानी? सबसे पहला मैम नहीं याद है मतलब मेरे को IVF करते हुए यहाँ रांची में 10 साल हो गया, तो अभी तो बहुत सारे लोग हैं। हम लोग तो इनफैक्ट यहाँ पे बीच बीच में उन लोग को बुला करके बेबी शो टाइप का भी कराते रहते हैं, अपने पैदा किए हुए बच्चों को मिलके अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे तो नीस और नेफ्यू भी पुणे से आए थे, यहीं पे उन्होंने मुझसे IVF कराया, उनके भी बच्चे हैं, तो मुझे नानी नानी कहते हैं वो लोग तो मतलब 10 साल से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारे। मैम अभी अगर प्रेजेंट स्टेज की सभी महिलाओं की बात करेंगे जो आज के डेट में सशक्त होना चाहती हैं, ऐसी लड़कियां हैं या फिर लड़के भी हैं जो MBBS क्लियर नहीं कर पाने के वजह से एक गलत कदम उठाते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा मैम कि वो किस तरीके से उसको छोड़ करके और ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये कहावत है, और इसमें सच बात है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हम लोग जब छोटे थे उस समय डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर और लॉयर, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। बट आज की दुनिया में वैसा नहीं है ना। आज दुनिया में बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी आप ही देखो, है ना, आप ना तो डॉक्टर हो ना इंजीनियर हो, और आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, है ना। तो आपको, अगर आपने कोशिश की, अगर वो नहीं हुआ तो आपको उससे हताश नहीं होना। आपको ये समझना है कि किसी कारण से है ना, मेरी किस्मत में कुछ इससे बेहतर लिखा है, कुछ अलग लिखा है। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई और काम करें जिसमें आप कहीं और ज़्यादा आगे बढ़ें,
क्योंकि डॉक्टरी में भी MBBS पे काम ख़त्म नहीं होता है। MBBS के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में आना है, और उसमें सब कोई का करियर एक जैसा नहीं होता, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन बहुत लोगों को होता है। तो इसीलिए अगर नहीं हुआ तो बेहतर है कि आप उसको छोड़ करके देखिए कि आपको दूसरा सब्जेक्ट क्या लेना है। मैम, अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो जिस तरीके अभी फ़िलहाल जब आप पूरे दिन भर यहाँ पर पेशेंट्स और सभी लोगों से फ्री होती हैं, तो घर जाकर के सबसे पहला काम आपको क्या करना पसंद है फैमिली के साथ? मैं पहले जाकर के सबसे पहले मैं स्विमिंग करती हूँ। मैंने बोला मुझे खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे कुछ मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो, तो या तो मैं कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो जिम में जाना ही हो, बट मुझे वीक में 4 से 5 दिन मेरा वो ज़रूरी है। उसके बाद आई गो होम, एंड व्हेन आई गो होम, अभी भी एज अ डॉक्टर मैंने कहा मुझे साइंस बहुत पसंद है, मुझे नॉलेज की अभी भी बहुत भूख है, तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा डेली कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाई करती हूँ, क्या नया आया हमारे सब्जेक्ट में। और फैमिली ऑफ कोर्स, सो मेरे बच्चे हैं 2, मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग फैमिली हैं, और फिर नेटफ्लिक्स, ये करते करते। सशक्त बनने के लिए सभी महिलाओं को एक छोटा सा संदेश मैम क्या देना चाहेंगे, किस तरीके से सशक्त हो सकते हैं, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। थैंक यू। नहीं, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप में बिलीफ रखें, है ना, कॉन्फिडेंस रखें, आप ये माने कि इम्पोर्टेंट है आप इस दुनिया के लिए और अपनी फैमिली के लिए, और किसी कारण से भगवान ने हमें यहाँ भेजा है ना। अपने में बिलीफ रखें, और कभी किसी को ये ना कहने दें कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी करने का मन है, उसकी इच्छा है, तो ज़रूर उस पर कदम आगे बढ़ाएं और पूरा जी जान लगा के उसको करें। अपने आप को कमज़ोर मत समझें, यानी कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, और उस एक पल को ज़रूर समझने की ज़रूरत है जब आपको आपका मुकाम हासिल हो सकता है, आपको किस ओर बढ़ना है इसकी प्रेरणा मिलती है। फिलहाल इस हमारे खास कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा में हमारे साथ इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधि हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सहयोगी संजय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।